हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रकाशिकी, जिसका सरल सूक्ष्मदर्शी का वीडियो हमने इससे पहले पढ़ा था। आज हम उसके आगे का टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। आप मान करके चलिए कि बोर्ड परीक्षा 2022 में यही प्रश्न 3 अंकों का आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है, जहां तक मेरी संभावना है, आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में से कई तरह के डाउट्स हैं, कई तरह के छोटे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और बड़ा प्रश्न तो आपके सामने है ही सही। चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते किसे हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने एक उत्तल लेंस का प्रयोग करके किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाया था, लेकिन वो जो प्रतिबिंब हमारे सामने आया वो हमारे लिए उतना सफिशिएंट नहीं था। तो हमें क्या करना है, उस प्रतिबिंब को और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस की जगह 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग करेंगे हमारे पास। और यदि और ज्यादा बड़े प्रतिबिंब की जरूरत है तो हम 2 के बाद तीसरा और चौथा उत्तल लेंस भी हम लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब आप चाय छाड़ा और चाय छाड़ने की जगह आपने छलनी हुए या झरियो हुए, वो जब फाट जाओ तो एक झरिए शु काम गुण चला है। तो अगर उसमें से अगर अच्छे से चाय छाननी है तो फिर हम उसके ऊपर नीचे 2 छलनी या 2 झरिए लगाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम उसके आगे उसके लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। आपको आज के इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर आप लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी बनावट की। तो बेसिकली इसकी बनावट में क्या होता है, 2 बेलनाकार नलियां होती हैं। एक बेलनाकार नली और उसके ऊपर एक दूसरी बेलनाकार नली होती है। पहली बेलनाकार नली का जो बाहर वाला किनारा है, इसके ऊपर एक उत्तल लेंस लगा होता है, और दूसरी बेलनाकार नली का जो बाहर वाला किनारा है, आखिरी किनारा है, उसके ऊपर एक उत्तल लेंस लगा होता है। सर, पहले वाला जो उत्तल लेंस है वो देखने में छोटा है, बिल्कुल छोटा होगा। दूसरा बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल बड़ा होगा। इन दोनों नलियों को किसी स्क्रू के द्वारा आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था भी होती है, जिसे हम कहते हैं दंतुकार व्यवस्था। और इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। ये चीज हमें जनरली हमारी बनावट के अंदर लिखनी है। हमें यहां पर परीक्षा में ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये बात हमें समझनी है। दोनों उत्तल लेंसों के बीच की जो दूरी होगी वो हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी। ये छोटे वाला जो लेंस है, छोटे वाले लेंस को अपन क्या करते हैं कि ये हमेशा सूक्ष्म वस्तु की तरफ रहता है, सूक्ष्म वस्तु की तरफ रहता है, वस्तु की तरफ रहता है, इसलिए इसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं इसे। और ये जो दूसरा लेंस है वो हमारी आंख की तरफ होता है, इसलिए हम इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस कहते हैं, या फिर इसे नेत्रिका भी कहा जाता है। नेत्रिका भी इसे कहा जाता है। क्लियर? इसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो O यूज करेंगे, और इसके लिए जो हम संकेत यूज करेंगे वो E यूज करेंगे। तो जनरली आपको थोड़ा सा एहसास हो गया होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये क्या है। इसके दोनों लेंसों की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो ये जो अभिदृश्यक लेंस है, इसकी जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी कम होती है, छोटी होती है। इसका द्वारक यानी इसका जो आकार है, इसकी जो ऊंचाई है, वो भी क्या होती है, कम होती है या फिर छोटी होती है। आंख की तरफ वाला जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आकार में बड़ा है, इसकी फोकस दूरी जो है वो भी अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? अभिदृश्यक लेंस की तुलना में अधिक होती है। और इसका जो द्वारक है, इसका द्वारक है वो भी अभिदृश्यक लेंस की तुलना में बड़ा होता है। ये इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर, हालांकि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन लेवल के एग्जाम के अंदर इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक कैसा होना चाहिए, और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी और द्वारक कैसा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। परीक्षा में हमें यहां से चित्र किस तरह का बनाना है उसके ऊपर अपन चल लेते हैं। अपन वो चित्र बना लेते हैं जो हमें परीक्षा में बनाना है। चलिए,
इसके पाठ के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को कंप्लीट रूप से मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। हर एक पाठ में से इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट करके उनका सॉल्यूशन हमने करवाया है। उनके वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आज का ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने सुझाव लिखेंगे। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में लगे घंटे को जरूर दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं हम इसके चित्र की। सर ये हमारे पास मुख्य अक्ष है। सर यहाँ पे हमने बात करी कि वस्तु की तरफ का जो लेंस होगा वो आकार में छोटा होगा, डेफिनेटली। इसके नीचे हम अभिदृश्यक लेंस कह देते हैं, लिख देते हैं कि ये अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है साहब, क्योंकि नामांकी चित्र आता है 1 नंबर का। इसका जो प्रकाश केंद्र है ऑब्जेक्ट की तरफ वाला है, इसलिए ओ लिख देते हैं। हम क्या जानते हैं कि हमें इस लेंस के इधर जो सूक्ष्म वस्तु है उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनाना है और इसका फोकस जो है FO जो है वो यहां पर है। अगर मैं इसके फोकस के ऊपर वस्तु को रख दूंगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा, और अगर फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु को रख दूंगा तो उसका प्रतिबिंब इसके पीछे बन जाएगा। ये बात आप लोग कक्षा 10 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, फोकस से थोड़ा दूर बिंब को रखना होगा। इसका नाम लिख देते हैं हम PQ। क्लियर? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जो आएगी वो दूसरी तरफ इसके फोकस से होकर के गुजर जाएगी, जिसका नाम भी हम FO कह देते हैं। और प्रकाश केंद्र से होकर के जो प्रकाश की किरण आएगी वो सीधी गुजर जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें आने के लिए भी रिप्रेजेंट करना है और अपवर्तित किरणों के लिए भी चित्र बनाना है। यहां पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो पहले वस्तु वाले प्रतिबिंब की तुलना में आकार में बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसको हम लिख देते हैं P' और इसको लिख देते हैं हम Q'। यहां पे इसकी जो दूरी है, बिंब की दूरी को हम U से लिखते हैं। अभिदृश्यक लेंस के लिए बिंब का काम कर रहा है, UO से लिखेंगे हम इसे। और आप जानते हैं कि बिंब की दूरी को माइनस से लिखा जाता है। ये प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी दूरी को हम VO से लिखेंगे, लेकिन ये आने वाले प्रकाश किरण के दूसरी दिशा में, समान दिशा में आगे की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे। याद रखें, दर्पण के लिए और लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी जो है वो इस बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1.5 नंबर का प्रश्न एक आएगा, अवबोध का प्रश्न आएगा, यानी जो चीज तुम्हें आती है वो सीधी सीधी लिखनी है। तो चिन्ह परिपाटी चाहे दर्पण की पूछ ले या फिर लेंस की पूछ ले, 100% आएगी। R तथा F के बीच में रिलेशन दर्पण के लिए 100% आएगा। क्लियर? अब क्या करना है सर, हमें यहां पर दूसरा लेंस रखना है जो अभिनेत्र लेंस है। इसकी तुलना में आकार में बड़ा है, इसकी तुलना में फोकस दूरी भी बड़ी है, ठीक है, और उसको मैं आगे पीछे खिसका भी सकता हूं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा लेंस बना लेता हूं। ये मेरे पास बड़ा लेंस हो जाएगा और ये लेंस हो गया हमारे पास। कौन सा लेंस है सर? ये अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस है। इसका चित्र भी हम यहां पर बना देते हैं। इसका जो प्रकाश केंद्र होगा उसे हम E से लिख देते हैं। अब क्या करें, इस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा। कब? जब ये वस्तु, ये जो प्रतिबिंब है, जो पहले लेंस से प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करेगा। और इसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ कब बनेगा? जब ये वस्तु या तो फोकस पे हो तो अनंत पे बनेगा, और फोकस से दूर है तो दूसरी तरफ बनेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस लेंस को थोड़ा सा समीप ले आएंगे, जिससे इसका फोकस जो यहां है वो यहां आ जाएगा। तो परिणाम स्वरूप FE यानी अभिनेत्र लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हमें ये वस्तु रखनी है। इसकी जो दूरी होगी उसको हम UE लिख देंगे और ये दूरी नेगेटिव के चिन्ह के साथ आएगी। प्रतिबिंब बना दो सर। प्रकाश केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो सीधी निकलेगी। बहुत बढ़िया बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो इसके फोकस से होकर के निकलेगी। ये इसका फोकस FE है, आने दो। ये प्रकाश की किरणें आगे जाकर के दूर हो जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो बेटा जी मिलाओ इनको मिलाने के लिए हम इन्हें पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। चल भाई तू भी पीछे की तरफ चल। ये पीछे की तरफ बढ़ा दिया। जहां कहीं भी काटें
बहुत बार हर साल बच्चे मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षा के समीप जाके कि साहब ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या दोनों लेंसों के बीच में काटेंगी या पीछे आकर के भी काट सकती हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं काटें, काटनी चाहिए। यहां प्रतिबिंब बन जाएगा, अगर और पीछे आकर के काटेंगी तो यहां प्रतिबिंब बन जाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप इस लेंस को कितना आगे पीछे खिसकाते हो। मुझे यहां पे काट रही है तो मैं यहां पर इनका प्रतिबिंब बना दूंगा। ये अंतिम प्रतिबिंब है, इसका नाम लिख देते हैं P डबल डैश और इसका नाम लिख देते हैं Q डबल डैश। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहेंगे, कितनी है बेटा? यहां से लेके PQ की जो P डैश Q डैश की लंबाई है वो VO है और इसके आगे वाली लंबाई UE है। चिन्ह परिपाटी का यहां पर जब हम लंबाई लिखेंगे तब हम यूज नहीं करेंगे VO प्लस, ये वाली दूरी माइनस में तो है लेकिन क्या VO में से माइनस होगी क्या? अरे दो दूरियां हैं, ये VO है ये UE है, तो दोनों की टोटल दूरी निकालने के लिए जोड़ों की घटाऊं जोड़नी पड़ेगी। तो सर VO प्लस UE आ जाएगी लंबाई। कब? जब आपको यहां पर पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसकी कुछ विशेष स्थितियां भी हम पढ़ने वाले हैं, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास ये प्रतिबिंब बन जाता है। एक नंबर का प्रश्न आता है कि बिंब के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? साहब उल्टा प्राप्त हो रहा है। बहुत बढ़िया है सर, उल्टा प्रतिबिंब है। क्या ये प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं? नहीं काट रही हैं। तो सर कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। लेकिन आपको आपके सर ने बड़े अच्छे से पढ़ाया होगा कि जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सब सीधे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी अपवाद की स्थिति है कि जहां पर आभासी प्रतिबिंब है और उल्टा है। मैं अपवाद भी कह सकता हूं और नहीं भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब तो ये है जो वास्तविक है और उल्टा है। नहीं आया? और इस प्रतिबिंब के सापेक्ष जो दूसरा प्रतिबिंब है वो आभासी है और P डैश Q डैश की तुलना में तो सीधा है। ये P डैश Q डैश भी लटका हुआ है, P डबल डैश Q डबल डैश भी लटका हुआ है, ये उल्टा है। इसकी तुलना में सीधा है। लेकिन हमें तो भाई साहब बिंब की तुलना में लिखना है तो उल्टा लिखेंगे, आभासी लिखेंगे और बड़ा लिखेंगे। ये इसकी गुणधर्म विशेषताएं पूछी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में तो इस चैप्टर में से नहीं आएंगे, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कुछ विशेषताओं में आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रश्न आता है सर आवर्धन क्षमता। सर इसकी आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m बराबर होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में आपने पढ़ा था, बीटा अपॉन अल्फा। हम लिखते हैं कि यदि अल्फा और बीटा एंगल जो है वो अल्प हैं, अति अल्प हैं, तो tan अल्फा का मान अप्रोक्सीमेट अल्फा लिखेंगे और tan बीटा जो है वो अप्रोक्सीमेट बीटा लिखेंगे। तो हमारे पास m बराबर आ जाए सर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। क्लियर? इसके साथ में हमें एक चित्र और बनाना पड़ेगा। ये P है, ये Q है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी माइनस D पर जब हम रखेंगे, यहां से जो प्रतिबिंब हमारे आंख के ऊपर बनेगा इसका एंगल अल्फा होगा। क्योंकि छोटी वस्तु है, हमारे सामने है, तो आसानी से हम इसे अपने पास ला करके देख सकते हैं। तो ये अल्फा एंगल बनेगा। ये फाइनल प्रतिबिंब है। आपने आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में पढ़ा है m का फॉर्मूला। प्रतिबिंब जो है, अंतिम प्रतिबिंब या उपकरण के द्वारा आंख पे बनने वाला दर्शन कोण और बिना उपकरण के आंख पे बनने वाला दर्शन कोण, तो दिस एंगल इज बीटा। ये आपके लिए बीटा का काम करेगा। चलिए tan अल्फा और tan बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो मैं यहां से tan बीटा का मान निकाल लेता हूं। tan बीटा के मान में सर ये प्रतिबिंब ऊंचा है, अगर ये आप हाइट लेंगे तो यहां से P डबल डैश से लेकर के E डैश E की वैल्यू जो है वो आधार आएगी, तो ये हाइट आएगी। लेकिन ये चित्र और ये चित्र सेम है, तो P डैश Q डैश को आप हाइट मानेंगे तो ये आधार आ जाएगा। तो tan बीटा की जगह मैं लिख लेता हूं लंब P डैश Q डैश बटे आधार, और आधार की जगह मैं लिख देता हूं P डैश E। इसके बाद में tan अल्फा का मान भी लिख लेता हूं। tan अल्फा हम यहां से निकालेंगे PQ अपॉन माइनस D, PQ अपॉन माइनस D। ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे लिख दूंगा। m बराबर P डैश Q डैश अपॉन P डैश E। ये वैल्यू मैं बट्टा में ले जाऊंगा, गुणा में ले जाऊंगा, PQ हो जाएगा, माइनस का D चला गया
ऊपर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों ने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसको आगे और क्लियर करते हैं। अब बेटा P डैश Q डैश और P डैश E है, PQ है, हम क्या करते हैं PQ को एक तरफ ले आते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं P डैश Q डैश बटा में PQ गुणा में माइनस B आगे चल रहा है और P डैश E को मैं आगे ले जाता हूं, इससे मुझे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। अब यार मेरे को P डैश Q डैश इसकी हाइट और PQ की हाइट इन दोनों को भी यहां से हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे सर, ये जो ट्राइंगल है O के ऊपर बनने वाला, यहां पे जो एंगल थीटा बन रहा है, इतना ही एंगल यहां थीटा बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो QPO Q डैश P डैश O दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो ट्राइंगल QPO तथा ट्राइंगल Q डैश P डैश O दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी वैल्यू हम लगा देंगे। समरूप त्रिभुजों में फॉर्मूला होता है संगत भुजाओं का अनुपात तुल्य होगा। तो इसकी हाइट P डैश Q डैश बटा में इसकी हाइट PQ, इसका बेस OP डैश OP डैश बटा इसका बेस OP, ये वैल्यू जो है इसे समीकरण नंबर 1 कह देता हूं मैं, M का मान इसे समीकरण नंबर 2 कह देता हूं। तो यह मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। रखने पर मेल दो बेटा, फटाफट मेल दो। M बराबर सर, M बराबर P डैश Q डैश की जगह OP डैश बटा OP गुणा में माइनस D चल रहा है और P डैश E आ गया। सबकी वैल्यू रखो। OP डैश कितना है, VO है, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। OP क्या है, OP माइनस U है सर, माइनस UO है सर, ये माइनस D चल रहा है। P डैश E माइनस UE है सर, माइनस UE है सर, माइनस से माइनस को काट दिया तो M के बराबर में वैल्यू आ गई। इस माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूं, माइनस VO अपॉन UO ब्रैकेट D अपॉन UE, ये हमारे पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ जाता है। कब, जब सरल सूक्ष्मदर्शी का आभासी बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहां तक हमें चलना होगा। इसके बाद में इसकी दो विशेष स्थितियां आती हैं, दो अलग अलग स्थितियां आती हैं। यहां पर L की लंबाई भी हम यहां पर लिख चुके हैं। L बराबर क्या बनेगा, VO प्लस UE बनेगा। ये दोनों रिजल्ट हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत काम में आने वाले हैं। अगर आप लोगों का सुझाव रहेगा कि सर हमें इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल भी करवाइए, तो बहुत जल्दी हम आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे। लेकिन उस समय मुझे आप लोगों को ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना मांगता है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये रिजल्ट और ये डायग्राम, ये फंडामेंटल आप लोगों के दिमाग में बहुत टकाटक याद होने चाहिए। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में पहली विशेष स्थिति जो कहता है, विशेष स्थिति पहली विशेष स्थिति कहता है कि स्पष्ट प्रतिबिंब जो है, इसका जो प्रतिबिंब जो बने वो अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब जो है वो कहां बनना चाहिए, अनंत पर बनना चाहिए। जो प्रतिबिंब इसके पीछे बना वो अनंत पे बनना चाहिए। आप इससे पहले थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे भी पीछे ये स्थिति मिटा करके इससे पहले वाले में आप एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में लिख लें, बैक जाकर के लिख लेना, ठीक है। चलिए अब इनको मैं यहां से मिटा देता हूं। ये फॉर्मूला मुझे चाहिएगा, ये सब की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं। अब सवाल क्या कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, साहब इसका चित्र भी बनाओ। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसका चित्र भी बनाओ। तो इसका चित्र हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि यहां पर ये जो लेंस है इसको थोड़ा दूर खिसकाएंगे, इसका जो फोकस बिंदु FE है वो ऐसे करते करते यहां आ जाएगा, ये FE पर आ जाएगा, यानी इस
उत्तल लेंस के फोकस पे आ जाएगा। फोकस पे आएगा तो प्रकाश केंद्र से सीधी दूरी और ये जो वैल्यू है वो सीधी समांतर रेखाएं जाएंगी। सीधी रेखाएं बनानी है बेटा जी, ऐसे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सीधी रेखाएं बनानी है, लगनी भी चाहिए। ये ना आगे मिलेंगी और इनको ना पीछे बढ़ाओगे तो ये मिलेंगी। इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाना हो। केवल इतना सा काम करना है, इस लेंस को हमें पीछे ले जाना। बेटा क्या होगा, जब आप इसको पीछे ले गए तो ये कहां पे आ गया, इस अभिनेत्र लेंस के फोकस पे आ गया। तो इस बिंब की दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी FE के बराबर है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जोड़ दो तो यहां पे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा VO प्लस FE, क्योंकि हम जानते हैं जो दूर सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वो इन दोनों लेंसों के बीच की होगी। VO प्लस FE हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसकी कहानी लिखते हैं, इसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस विशेष स्थिति में क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब सर वो बन रहा है अनंत पे। सर U का मान जो है वो इसके लिए हम UE ले रहे हैं अनंत पे। F का मान जो है वो हम FE ले रहे हैं। बिंब की दूरी को तो UE लिखेंगे, तो लेंस का समीकरण लगा देंगे। लेंस समीकरण हम यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/fe बराबर 1/ दिस इज इनफाइनाइट माइनस 1/ue। ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/fe बराबर 1/ue, बिकॉज ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सर अगर d/ue आ जाता तो हम इसकी जगह लिख सकते थे d/ue, तो d से इसे ऊपर नीचे गुणा कर दो तो d/fe बराबर d/ue। ये जो d/ue है इसकी जगह हम d/fe लिख देंगे तो हमारे पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ जाएगा -VO/UO ब्रैकेट d/fe। केवल इतना सा, और इन दिस सिचुएशन लंबाई कितनी हो जाएगी, VO प्लस FE, यानी जहां जहां VE है वहां वहां FE आ जाएगा, बाकी डिट्टू सेम। इसके साथ ये डायग्राम भी बनाना होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और विशेष स्थिति है, उसके अंदर डायग्राम नहीं है, हम डायरेक्ट प्रश्न को सोल्व करेंगे। दूसरा स्थिति हमारे पास क्या रहने वाली है, अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, यानी V का मान -d, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, और पीछे की तरफ बन रहा है भाई साहब, न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो पीछे की तरफ बनेगा -d। V की U की जगह है, U की जगह है -UE, F की जगह है FE, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो सेम चेंज कर दे जाओ -d। सर दिस इज -d, सर ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/-d। क्या करें सर, हमें तो d/ue चाहिए, हम क्या कर देंगे, d/ue चाहिए, ये प्लस बन गया, ऊपर नीचे माइनस जो है वो कट करके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अपन माइनस लगाएंगे ना, अरे -ue है, ये माइनस है, प्लस हो गया। अब हमें ऊपर नीचे d/fe चाहिए, d/ue चाहिए, तो d से गुणा कर देंगे, तो d/fe बराबर -d/d प्लस d/ue, ये बन गया 1, ये 1 इधर आ जाएगा, तो d/fe प्लस 1 बराबर d/ue, और इस d/ue की जगह ये वैल्यू हम चिपका देंगे, तो m बराबर -VO/UO ब्रैकेट 1 प्लस d/fe आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जब स्पष्ट अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने। विशेष स्थितियों के द्वारा ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ाने का मेथड पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, और आप सभी से हमारा अनुरोध है प्लीज वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर हमें सपोर्ट करें। अभी रात के
11:30 बज रहे हैं और हम आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। आपको मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि बाहर कितना अंधेरा हो रहा है और कितनी सुनसान सिचुएशन है। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर लेकर के चलूँगा। यहाँ पर वीडियो से मैं स्टैंड के ऊपर से रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा अपन बाहर चलते हैं, बोर्ड से बाहर चलते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास लाइट जल रही है और ये आप रात का नज़ारा देख सकते हैं। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा है। रात के 11:30 बजे का अप्रॉक्सीमेट का समय यहाँ पे हो गया है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप वीडियो का लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।